जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जहां मार्केट स्टेबल है, थोड़ा बुलिश है, तो बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं कि भैया अभी आईपीओ ले आओ। इन्वेस्टर्स का मूड बना हुआ है। 87 टाइम्स कोई आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है, कोई 100 टाइम्स हो रहा है। लोग ढूंढ ढूंढ के पैसा निकाल के आईपीओ में लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अलॉटमेंट वगैरह मिल जाए। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. तो एक और आईपीओ आया है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का। अब ये देखना है कि ये आईपीओ कैसा चलने वाला है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, और फाइनली लगाना है तो कितने लॉट से, क्या मल्टीपल लॉट से लगाऊं, फुल फोर्स में लगाऊं, नहीं लगाना है तो क्या बाद में लेना है, नहीं लेना है, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपनी वीडियो में, नॉलेज लेंगे, समझेंगे और फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आया देखते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे मैंने यहां पर ये स्टॉक के टेक्नो फंड एनालिसिस हो गए, विष्णु प्रकाश के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस डाले थे, फिर उसके बाद सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। 1 मिनट शॉर्ट्स, जो यहां पर आपको 1 मिनट शॉर्ट्स मिल जाएंगे प्रॉपर एनालिसिस वगैरह के साथ, जहां पर चार्ट्स भी मिलते हैं 1 मिनट के अंदर। अभी कुछ दिन पहले पिरामिड टेक का आईपीओ आया था, मैंने यहां पर सिनॉप्सिस लिखे थे और मैंने यहां क्लियरली मेंशन करा था कि एट अ प्राइस बैंड ऑफ 166 टेपेड लिस्टिंग होगी, 5 से 10% के आसपास ही गेन मिलेंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको भारी भरकम 40-50% के आसपास गेन मिल जाएंगे। और हुआ क्या, हैव अ लुक। डॉट 8-8.5% उसी ब्रैकेट में ही फॉल किया, वहीं पे जाकर ये आईपीओ ने गेन्स दिए। चलो अब आ जाते हैं अपने इस पे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ पर और देखेंगे, एक एक लाइन समझेंगे क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करते हैं और आगे क्या होने वाला है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन 1982, यानी कि ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी कंपनी है। इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट। समझ आता है, यानी कहीं ना कहीं प्रिसीजन वायर्स, एनर्जी, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, आगे के लाइन है ये भी पढ़ी लेते जल्दी से। द कंपनी प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू मेजर, कंट्रोल, रिकॉर्ड, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड प्रोसेस थ्रू द एरे ऑफ प्रोडक्ट्स। काफी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले हैं और ये जो एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें जो यूनिट्स लगते हैं या फिर कंट्रोल्स हो गए, वो वहां पर ये लोग ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रीड मोर में क्या क्या आ रहा है एक बार जल्दी वो भी देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एक्वायर्ड ल्यूमल एलुकास्ट एल्यूमिनियम कास्ट नॉन फेरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी इन यूरोप में है, विच हेल्प द कंपनी एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फूड मैन्युफैक्चर लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर्स, यानी यहां पर भी है। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विच इंक्लूड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एवो एंड सो ऑन। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाली लाइन। Rishabh Instrument has 4 segments: electrical automation devices, number 1; metering control and protection devices, number 2; पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड लास्ट सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स वगैरह। ठीक है, तो यानी कि ये है कि बिजनेस मॉडल एनर्जी से कहीं ना कहीं घूमता हुआ रिलेटेड करता है। जैसे यहां पर सोलर का आ गया, इलेक्ट्रिकल वगैरह का आ गया, तो बिजनेस मॉडल ऐसा लग रहा है जो आगे जाकर भी काम करेगा, जिसका फ्यूचर स्कोप डेफिनेटली है। अब बिजनेस मॉडल के बाद कुछ जरा इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या क्या सामने आ रहा है जल्दी से वो देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं। चलिए जी, तो आईपीओ ओपन होने वाला है 30 अगस्त को, 1 सितंबर यानी 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। अलॉटमेंट आएगा यहां पर 6 तारीख को, रिफंड्स या अनब्लॉकिंग 7 को, शेयर्स 8 तारीख को और 11 सितंबर को यहां पर लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद कुछ जरा प्राइस बैंड देख लेते हैं कि इन्होंने प्राइस बैंड वगैरह रखा क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 30 से लेकर 30, 31 और 1 यानी 1 तक, यानी 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। लिस्टिंग यहां पर है 11 सितंबर, डाल देता हूं। फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस रखा है 418 to 441। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं या कट ऑफ की प्रॉब्लम आती है, हमेशा ये 441 जो अपर बैंड है, मतलब वो प्राइस हमको डालना है। 34 शेयर्स का लॉट है, तो ये हो गया 14,994 राउंड ऑफ टू 15,000 रुपए के आसपास का एक लॉट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब कंपनी यहां पर उठा रही है 1,11,00,000 शेयर, जिसमें से कंपनी उठाएगी 490 करोड़ रुपीस। बट क्वेश्चन ये है, उसमें से ओएफएस कितना है, फ्रेश इश्यू कितना है, वो देखते हैं। 75 करोड़ रुपीस है जो फ्रेश इश्यू है, एफआई, यानी कि
फ्रेश इशू हुआ सिर्फ 15% के आसपास, OFS हुआ 85% के आसपास। अब ये फ्रेश इशू OFS क्या है, नॉलेज पर्पज से पहले ये समझते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, उस कंपनी में मैंने इक्विटी में पैसा लगा दिया, मैं काम करता गया, ठीक है। अब एक टाइम के बाद मुझे लग रहा है मुझे और पैसे की जरूरत है, तो नॉलेज पर्पज से समझते हैं या तो मैं इक्विटी से उठा सकता हूं या मैं डेट से उठा सकता हूं। अगर मैं डेट, लोन, बॉन्ड्स, मॉर्टगेज इस तरीके से उठाऊंगा तो मुझे हर महीने, हर क्वार्टर में फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं इक्विटी से उठाता हूं तो मुझे आईपीओ लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो लिस्टेड नहीं थी जैसे कि ये लेकर आ रहे हैं। अब आईपीओ लाने के लिए वापस है दो तरीके, पहला या तो जो मेरे पास शेयर्स थे जो मैंने इक्विटी के टाइम यानी कंपनी फ्लोट करने के टाइम डाले थे वो मैं यहां पर बेच दूं, यानी कि ये हो गया OFS। बट दूसरा तरीका मैं नए शेयर इशू कर दूं। अगर मैं नए शेयर इशू करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं नए शेयर इशू करता हूं तो पैसा जाएगा कंपनी के पास, यानी कि जैसे ये हो गया फ्रेश इशू। अगर मैं पैसा यहां पर लेकर जाऊंगा फ्रेश इशू में तो ये सारा पैसा जाएगा कंपनी के पास और ये पैसा जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, प्रमोटर हो सकता है या कोई और हो सकता है। अब ध्यान से देखना, कंपनी 490 करोड़ उठा रही है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% यानी 75 करोड़ जाएगा कंपनी के पास, बाकी का सारा 415 जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। यानी कंपनी के पास तो सिर्फ इतना सा गया, मैंने इतना सारा पैसा दिया, गया कितना, इतना सा। हाईली नेगेटिव। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक नेगेटिव चीज मिली और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये देख लेते हैं। QIB के लिए नॉट मोर देन आपके लिए मैक्सिमम 50, और यहां पर HNI या NIA कैटेगरी के लिए नॉट लेस देन 15, मतलब 15 तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, और रिटेल वालों के लिए नॉट लेस देन 35, यानी कि इसमें यहां पर रिटेल वालों को अलॉटमेंट ईजी पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये है, अलॉटमेंट ईजी तो मिल रहा है, बट लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस की बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स। तो प्री होल्डिंग होने वाली है 80, जिसमें से डाइल्यूट -10 करके रह गया 70। फेयर एनफ, फिर भी बेटर है, हम लोग 75 देते हैं, बट 70 इज ऑल्सो फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फाइनेंशियल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल्स का बेस्ट पार्ट क्या है कि सारा ऑडिटेड है, तो ये पता लग जाएगा कि कितना कमाया, कितना बेचा और कितना बचा, मुझे क्या मिलेगा आगे जाकर, वो देख लेते हैं। एसेट्स की बात स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर 500 करोड़ के आसपास एसेट्स थे, जो कि ऑलमोस्ट 10% बढ़ के हो गए 563 करोड़ के आसपास, जो कि और अच्छी खासी ग्रोथ मुझे दिख रही है 648, यानी यहां से यहां तक तो एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है एसेट्स वगैरह में, केपेक्स में पैसा लगाया। रेवेन्यू की बात करें, 402 करोड़ की ही सेल है, एसेट्स हैं 510 करोड़ के, रेवेन्यू है 402। इसको ऐसे समझाता जाता है कि कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, मतलब कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, यानी अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड है, अंडर कैपेसिटी पे काम कर रही है। चलो, रेवेन्यू 402 से हो गया 480, यानी ऑलमोस्ट 20% के आसपास ग्रोथ आया, और 479 से हो गया 579, 100 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू बढ़ गई। तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है अभी तक मार्च 22 से मार्च 23 में ग्रोथ अच्छी है। पैट पर आते हैं कि बचता कितना है, मुझे तो वो बताओ। 402 करोड़ की सेल पे 36 करोड़ के आसपास, यानी कि समवॉट 9% के आसपास का कंपनी के पास मार्जिन है। 479 करोड़ की सेल करी, राउंड ऑफ टू 480, कंपनी के पास बचे 50 करोड़, यानी समवॉट अराउंड, नॉट इवन प्रॉपर 11%, बट हाँ समवॉट अराउंड 10%, 10.5% के आसपास का मार्जिन है। ठीक है, अब सेल्स तो बढ़ी 479 से 579, बट हैव अ लुक, ये यहीं का यहीं रह गया, 49 इक्वल्स टू 49, यानी कंपनी के मार्जिन्स ड्रॉप हो गए। फाइनेंशियल्स में रिजल्ट जब अनाउंस होते हैं, कभी भी आप किसी कंपनी के, इसके बाद भी क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस करो, सेल्स यहां पर है, प्रॉफिट यहां पर है, समझ आता है, सेल्स बढ़ गई, ऐसे समझाता हूं, सेल्स थी 100 करोड़, प्रॉफिट निकल रहा था 10 करोड़, तो मार्जिन हुए 10 करोड़ के आसपास। सेल्स हो गई यहां से 100 करोड़ से 150 करोड़, तो मार्जिन्स या प्रॉफिट होना चाहिए 15 करोड़, दैट इज 10%, बट मार्जिन रह गया 13 करोड़, तो यानी कंपनी ने आगे कॉस्ट पास ऑन नहीं करी, कंपनी और पैसा कमा सकती थी
बट नहीं कमा पाया। तो यहां पर कई बार आपने देखा होगा, आप देखते हो यार सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक गिर गया, क्यों? मार्जिन सेट लेते हैं। एग्जैक्टली यहां पर भी वही हुआ। यहां पर भी क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल्स में से कम हो गया, 57 का ये 7-8 के आसपास रह गया। तो ये एक ब्लंडर है, यहां पे एक डेफिनेटली हिट ले रहे हैं रिजल्ट्स। बोरोइंग की बात करते हैं अगर, तो बोरोइंग की बात करें 92 करोड़, 96 करोड़, 102, हर साल 5-6 करोड़ से डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और जो पैसा आपसे उठा रही है वो कहां लगाने वाले हैं। वैसे तो सिर्फ 15% के आसपास ही है, पर वो भी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 12, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13, थोड़ा सा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ डेफिनेटली 11, थोड़ा सा डेफिनेटली कम है, क्योंकि यहां पर पता है क्या होता है, इन सेक्टर में ना ज्यादा मार्जिन्स नहीं हो पाता। चलो देखते हैं कंपनी कहां उठा रही है। फाइनेंसिंग द कॉस्ट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 एंड जनरल कॉर्पोरेट, मतलब जो डेट लिया है उसको तो डेफिनेटली ये रिड्यूस करने के मूड में नहीं है। अब ओवरऑल बात करी जाए, बिजनेस सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक लग रही है, वैल्यूएशंस की बात करी जाए थोड़ी सी ऊपर लग रही है, ओएफएस और सबसे बड़ी बात फ्रेश इश्यू की बात करी जाए बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। अभी तक हमने जितने आईपीओ एनालिसिस करे वहां पर 40-60 होता था, 70-30 होता था, ये 50-50 भी समझ आता है, बट 15 और 15-85 में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया। यानी कि सारा का सारा पैसा तो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मार्जिन्स ने थोड़ा सा हिट लिया है। ओवरऑल बात करूं, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि 441 का जो इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये रहा 441 का जो इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, उस हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करता हूं, अच्छी बात सिर्फ ये थी कि फेस वैल्यू जो था इनका, वो फेस वैल्यू 10 था, 1 नहीं था। चलो अब आ जाते हैं। सबसे पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हिट लेने वाला है बिकॉज ऑफ ओएफएस, बट यहां पर फिर भी 25 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है कंपनी को। प्रॉब्लम कहां आने वाली है? प्रॉब्लम आने वाली है बाकी जो 2 आईपीओ है उसमें पैसा ब्लॉक है। विष्णु प्रकाश जहां 87 टाइम सब्सक्राइब हुआ, इस वजह से वहां पर पैसा ब्लॉक है, वो तब तक अनब्लॉक नहीं होगा जब तक यहां पर पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स है पूरी वीडियो बनाने का। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, प्लीज अप्लाई मत करना। ज्यादातर लिस्टिंग गेन नहीं दिखाई दे रहे, एक टेपिड लिस्टिंग ही दिखाई दे रही है, जैसा हमने इस वाले में कमेंट किया था। यहां पर पूरी रिसर्च रिपोर्ट में भी यही मेंशन था। जस्ट 1 मिनट, ये यहां पर भी पूरी रिसर्च रिपोर्ट में यही मेंशन था, एट द प्राइस ऑफ टेपिड लिस्टिंग, ये वो मिल सकता है। वापस इस वाले पर आ जाते हैं अपने। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि पैसा वहां ब्लॉक है तो ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं होगा, तो डिमांड उसी हिसाब से रह सकती है। जितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन उतना कम अलॉटमेंट, तो लोग भागेंगे सेकेंडरी मार्केट में और वो उतना गैप अप हो सकता है। यहां पर 441 के प्राइस बैंड के हिसाब से बात करूं तो 15 to 25% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। 15 से 25% के आसपास यहां पर लिस्टिंग गेन बन सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन 25 टाइम्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली मैं फुल फोर्स में तो अप्लाई नहीं करने वाला हूं, मल्टीपल लॉट से अप्लाई नहीं करने वाला हूं, 1 लॉट 2 लॉट के हिसाब से ही मैं अप्लाई करने वाला हूं। ये थे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।